हेलो बच्चों। मैं मनोज कुमार, आपका प्यारा शिक्षक। हम लोग गॉसेस थ्योरम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहले एरिया वेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद फ्लक्स के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो एरिया वेक्टर फ्लक्स मेरे ख्याल से आप लोग का अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा, और आज से हम लोग गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आल्सो जी मेंस एंड एडवांस के लिए। सो आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे गॉस थ्योरम। देखिए बच्चों, गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसके बाद डील करता हूं। इट states that the value of electric flux through a closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface divided by एप्सिलॉन। स्टेटमेंट आपका कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, वो टोटल चार्ज जितना क्लोज सरफेस के अंदर बंद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स जो होगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्लोज सरफेस है जिसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर मान लिया प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, माइनस Q4 चार्ज है, सो मेनी चार्जेस है, Q5 चार्जेस है, Q6 चार्जेस है। तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है वो सारा चार्ज, यानी कि आपका Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हुआ। आप इसे नोट कर ले अच्छे से। देखिए बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस shown in figure। बिल्कुल सिंपल है, हमको फ्लक्स चाहिए किसी भी क्लोज सरफेस में। तो मान लिया कि ये क्लोज सरफेस है, इसमें जो चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फ्लक्स है 2 - 3 + 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फ्लक्स का वैल्यू हुआ। आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट का मान रख सकते हैं जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जो आपका फ्लक्स का ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आपका फाइनल रिजल्ट है, इसे नोट कर ले।
अब हम लोग कुछ गॉसियन सरफेस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि बच्चों गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। इमेजिनरी होता है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। गॉसियन सरफेस is an imaginary symmetrical surface enclosed the charge, मतलब चार्ज इसके अंदर बंद रहेगा। एक इमेजिनरी सिमेट्रिकल सरफेस होता है जिसके अंदर चार्ज बंद रहता है। दूसरा, गॉसियन सरफेस को हम लोग जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर फॉर पॉइंट चार्ज, कॉमा कंडक्टिंग बॉडी एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, और भी हो सकता है ईटीसी। कहने का सेंस है कि अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टिंग बॉडी होता है, कंडक्टिंग बॉडी का मतलब हॉलो स्फीयर, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रहेगा, और इसका जो अगर हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे, अगर मान लिया बाहर में गॉसियन सरफेस लेना चाह रहे हैं तो ये स्फीयर होगा। कहने का सेंस ये है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी का मतलब वो सॉलिड स्फीयर, मतलब चार्ज पूरा अंदर में भरा हुआ रहेगा। अब अगर मान लीजिए बाहर में फील्ड निकालना है तो आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फीयर होगा। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों कि गॉसियन सरफेस सिलेंडर होता है फॉर इनफाइनाइटली plane sheet of charge comma conducting charged sphere comma infinite line charge etc। कहने का सेंस क्या हुआ समझे कि इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, मान लीजिए कि ये सीट है, ये सीट है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंडर होगा, मतलब सीट ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो हम लोग राइट साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं फिर लेफ्ट साइड भी, तब जो आपका जो गॉसियन सरफेस बनेगा बच्चों वो आपका एक सिलेंडर होगा। यानी कि फील्ड राइट साइड भी कैलकुलेट किया जा सकता है, फील्ड लेफ्ट साइड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कहने का सेंस ये। अब है कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, तो ये इर्रेगुलर शेप में होगा, तो इर्रेगुलर शेप में है तो चारों तरफ आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मान लीजिए कहीं पर हम स्मॉल एरिया ले लिए तो वहां अगर आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहाँ भी जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा बच्चों वो सिलेंडर होगा। यानी कि फील्ड आप बाहर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो देखिए ये आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है, ये भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, अब पूरे में चार्ज भरा हुआ है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी आपका सिलेंडर होगा, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है इसीलिए हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और ये आपका बन गया एक सिलेंडर। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हुआ, ये भी आपका गॉसियन सरफेस हुआ बच्चों, और ये भी गॉसियन सरफेस हुआ। फिर से सुनिए, जो गॉसियन सरफेस होगा सिलेंडर होगा सीट के वजह से, तो सीट अगर ऐसे है तो राइट साइड में फील्ड निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी, तो दोनों को लेकर एक सिलेंडर बना। ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, मतलब चार्ज सारा आउटर सरफेस पे होगा, तो हम लोग कहीं पर स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिए, राइट भी फील्ड निकाल सकते हैं लेफ्ट भी, यानी बाहर भी अंदर भी, तो गॉसियन सरफेस दिखेगा सिलेंडर।
ये लाइन चार्ज है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली शेप दिख रहा है सिलेंडर, तो इसका गॉसियन सरफेस भी होगा सिलेंडर। आप इसको अच्छे से समझकर नोट करें। आगे का पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। मतलब कहने का सेंस ये है कि फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि ये स्फीयर है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो यहां भी फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्क्वायर है, यहाँ क्यू चार्ज है, तो यहां भी फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कोई इर्रेगुलर है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो यहां भी फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं हर जगह जो फ्लक्स का वैल्यू है समान है, इसका मतलब उसको शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉसियन सरफेस जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, मतलब उसको शेप से कोई लिया दिया नहीं है, उसको सिर्फ ये मतलब है कि चार्ज अंदर में कितना बंद है। यानी इसका फोर्थ पॉइंट हो गया कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब कहने का सेंस ये है कि फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस का वो डिपेंड करता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप पर। फिफ्थ पॉइंट है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ position of charge, is independent of position of charge। कहने का सेंस क्या है बच्चों कि मान लीजिए कि ये स्फीयर है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्क्वायर है, चाहे एक और स्फीयर हम बना के समझाते हैं, ये स्फीयर है, चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तब भी फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्फीयर है, चार्ज यहाँ रखा हुआ, तो भी फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन। यानी कि चार्ज अलग अलग पोजीशन पे है, लेकिन फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए कहा गया है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कहीं भी रहे, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इंडिपेंडेंट है। ये 5 पॉइंट हुआ। 6 पॉइंट बच्चों, 4, 5 एंड 6। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज्ड सरफेस, इनकमिंग फ्लक्स जो होता है, इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव while outgoing flux is taken as positive। कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस है, तो जो भी फील्ड लाइंस इंटर करेगा तो उसके वजह से फ्लक्स नेगेटिव होगा, और ये क्लोज सरफेस है, जितना भी फील्ड लाइंस इसके बाहर जाएगा तो इसके वजह से जो फ्लक्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। आप इसे नोट कर ले अच्छे पूर्वक।
देखिए इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, और जो सिलेंडर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस का एरिया ऊपर, ये फ्लैट वाले सरफेस का एरिया लेफ्ट साइड, और ये फ्लैट वाले सरफेस का एरिया राइट साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अगर हम बात करें इस कर्व्ड सरफेस की वजह से तो 90 का एंगल बनता है, तो इसके वजह से फ्लक्स 0। लेकिन अगर लेफ्ट वाले पार्ट के लिए बात करें तो फ्लक्स जो होगा लेफ्ट पार्ट की वजह से, फील्ड राइट साइड है, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड है, तो 180 का एंगल बनेगा। यूनिफॉर्म है तो ई ए cos 180 डिग्री, तो माइनस ई, ये आपका दिखेगा डिस्क, तो पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, ई ए दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा का मान 0 डिग्री, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो 0। यानी कि जो इनकमिंग फ्लक्स है वो आपको निगेटिव दिख रहा है और आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। इसीलिए बोला गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स 0। तो यहां से ये कंक्लूजन भी आ सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के अंदर वो क्या होता है, 0। तो यहां से हम लोग का 8वां पॉइंट बनता है बच्चों, इन ए क्लोज्ड सरफेस, चाहे इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स passing through the surface, flux passing through the surface is equal to 0, is equal to 0। ये आपका हो गया 8 नंबर पॉइंट। सब लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से समझेंगे। 9th नंबर पॉइंट ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये कहना बच्चों सही नहीं है, ये फॉल्स है। एक बी नंबर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स निश्चित रूप से होगा 0, ये आपका ट्रू है। अगला पॉइंट, अगर चार्ज 0 है तो फील्ड 0 होगा, ये भी कहना आपका उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बी पॉइंट, लेकिन अगर बच्चों की फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, ये कहना बिल्कुल सही बात है। और आखिरी पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, ये ट्रू बात है। सारे बात को नोट कर ले। अगर फ्लक्स 0 है तो फील्ड 0 होगा, ये ट्रू नहीं है। लेकिन फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, ये ट्रू है। चार्ज 0 तो फील्ड 0, ये कहना गलत है। लेकिन अगर फील्ड 0 है तो चार्ज 0 होगा, ये तय है। चार्ज 0 तो फ्लक्स 0, ये भी ट्रू है। आप इसे नोट कर ले। हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 9, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो एंगल थीटा होता है, द एंगल थीटा बिटवीन द
इलेक्ट्रिक फील्ड between the electric field and area vector must be same at all points on the Gaussian surface। कहने का मतलब ये है बच्चों की जो थीटा एंगल होगा फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का हर जगह सेम होगा गॉसियन सरफेस पे। और आपका आखिरी पॉइंट है, आई थिंक मेरे ख्याल से 3 नंबर पॉइंट होगा या जो भी पॉइंट हो, पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड must be constant at all points on the Gaussian surface। यानी कि गॉसियन सरफेस के पर जितना भी पॉइंट होगा हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। नोट कर ले। अब इस पे बच्चों एक हम क्वेश्चन दिखाते हैं, फाइंड द फ्लक्स। आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन है, इस क्लोज सरफेस से 15 फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, इसको बाहर की ओर से 15 फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, बाकी लेफ्ट साइड से 10 फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, राइट साइड से 30 बाहर निकल रहा है, 40 इधर से बाहर निकल रहा है। तो जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो आपका होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स नहीं, अगर फ्लक्स पूछता तो ये यहां पर आप चार्ज निकाले, फाइंड द चार्ज। तो आपका नेट फ्लक्स कितना हो गया, 40 बाहर की ओर निकल रहा है, 30 बाहर की ओर, 10 बाहर की ओर और 15 इंटर कर रहा है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। इसको एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दे तो आपको Q इनक्लोज्ड मिल जाएगा। तो Q इनक्लोज्ड का वैल्यू 40 की 70 10 80, तो बच्चों आपका आ जाएगा 65 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब बोल रहा था कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो जितना फील्ड लाइंस बाहर निकला उसको पॉजिटिव माने, जितना एंटर कर रहा उसको नेगेटिव माने। तो जो आपका नेट फ्लक्स हो जाएगा 65 होगा, और नेट फ्लक्स 65, तो चार्ज आपका आ गया 65 एप्सिलॉन। आज के बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। और अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यारा शिक्षक मनोज कुमार, धन्यवाद।